हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है, देन उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो लोग चैप्टर 2 को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, एक बार आप चैप्टर 2 को जरूर देखिएगा ताकि वहां से आपका चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा और चैप्टर 3 तो आज हम लोग स्टार्ट ही करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बताएंगे चैप्टर 3 में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन, यानी कि उस चैप्टर के बारे में क्या क्या जानकारी है वो बेसिक हम लोग उसमें जानेंगे इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जब पढ़िएगा तो इसमें आपको दो तरह का लॉ पढ़ने को मिलेगा। क्या क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, इसमें आपको करना क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वर्ड बहुत फेमस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो कंजर्वेशन वर्ड है ना, बहुत फेमस है कि नहीं। तो आपको इसमें बताता क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि जितना रिएक्टेंट के साइड मास है, रिएक्शन होने के बाद उतना ही मास क्या रहेगा, प्रोडक्ट के साइड भी रहेगा, यानी कि ये किसी तरह का मास में चेंजेस नहीं होगा। ये बताता है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि रिएक्टेंट के साइड का मास और इक्वल टू प्रोडक्ट का साइड का मास आपका होगा इसमें, और किसी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आप बस क्या होता है कि एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है, ऐसा नहीं कि कुछ उसमें चेंजेज होता है। तो इसमें हम लोग वो पढ़ेंगे। फिर देन उसके बाद इसमें आपको बताया जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको देखना है क्या, किसी चीज का कॉम्बिनेशन होता है, कोई कंपाउंड बनता है, यानी कि वो फिक्स कांस्टेंट रेशियो में वो होगा। जैसे वाटर का है 1:8 के रेशियो में कंबाइन होता है, तो हमेशा उसका रेशियो 1:8 का ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि रेशियो उसका बदलता रहेगा, है कि नहीं। फिर देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इतना फेमस है कि मत कहिए। लेकिन है क्या, इसका मेन बात क्या है कि जितना तो सब हम लोग पढ़ लेंगे कि इसका पोस्टुलेट क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। देन उसके बाद ये पढ़ने के बाद लास्ट में क्या बोला जाएगा कि जो बोला सब गलत है, यानी कि जितना बात पढ़ेंगे सबको लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे क्या, कि सब पढ़ा हुआ मेरा गलत है। तो केमिस्ट्री का यही तो है कि आप पढ़िएगा भी और लास्ट में उसमें क्या करना है, आपको ये भी मान लेना है कि जो पढ़े सब गलत है कि नहीं। तो यानी कि डाल्टन्स का हम लोग ये एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें कौन कौन सा पोस्टुलेट है वो पढ़ेंगे, देन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और देन उसके बाद उसका लिमिटेशन यानी कि ड्रॉबैक क्या है। यानी कि जैसे डाल्टन का आप इसका पोस्टुलेट पढ़िएगा तो उसका हम लोग लिमिटेशन भी जानना होगा, ड्रॉबैक इसका क्या क्या है। तो जितना भी इसमें आप पोस्टुलेट पढ़ेंगे सब का सब उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, कि कोई भी इसका ड्रॉबैक, यानी कि सारा का सारा ड्रॉबैक है, कोई काम का नहीं है। देन देखिए, उसके बाद क्या पढ़ना है, हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ना है कि एटम्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि सिंबल ऑफ एटम्स, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट का अलग अलग सिंबल होता है। जैसे ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, क्या होगा कि अलग अलग का अलग अलग आपको सिंबल देखने को मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। देन उसके बाद एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास क्या होता है कि नहीं, एक एटम का मास क्या होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब आप देखिए इसमें पढ़ेंगे क्या, कि जो एटम होता है सबसे छोटा होता है। ये डाल्टन से ही बताएंगे क्या, कि जो मैटर है ना, मैटर का फॉर्मेशन क्या होता है, टाइनी पार्टिकल से होता है, यानी कि जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल है वो क्या है, एटम है। अब एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता है, किसका बोलना था, डाल्टन का। भले बाद में बोला हुआ गलत हो गया, वो बात अलग है, लेकिन डाल्टन का क्या बोला हुआ था, कि जो एटम्स है फर्दर डिवाइड नहीं होता है, यानी कि एटम क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, डाल्टन का बोलना था। लेकिन ये बाद में हम लोग देखेंगे क्या, कि जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो करता क्या है, तो यानी कि मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग को इसमें पढ़ना होगा। फिर उसके बाद एटॉमिक सिटी क्या होता है। एटॉमिक सिटी देखिए, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसमें जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वही क्या है, एटॉमिक सिटी है। यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम लोग एटॉमिक सिटी बोलेंगे। फिर उसके बाद केमिकल फार्मूला, हम लोग केमिकल फार्मूला बनाना भी सीखेंगे, है कि नहीं। ऐसे लंबे चौड़े फार्मूला देख के आप डर जाते हैं, लेकिन आज यानी कि ये टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे केमिकल फार्मूला के पास, तो यहाँ पर हम लोग खुद से केमिकल फार्मूला भी बनाना सीखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फार्मूला, यानी कि जो केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है वो बात करेंगे।
देन उसके बाद क्या, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा रूल है केमिकल फार्मूला में लिखने के लिए हम लोग को यूजेज होगा। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। एक एक एटम का तो आप निकालना सीख गए है कि नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालिएगा, तो यहां से मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे, फार्मूला यूनिट मास और देन आयंस। जब हम लोग आयन पढ़ेंगे तो आयंस क्या होता है, देखिए कोई भी एटम न्यूट्रल रहता है कि नहीं, सबके अंदर, जैसे स्टूडेंट में भी देखा जाए तो सारे स्टूडेंट के अंदर दो चीजें रहता है, पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है। उसी तरह से एटम के अंदर भी देखने को मिलता है क्या, वो एटम न्यूट्रल है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन कब वो न्यूट्रल है, जब उसका प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या दोनों क्या है, इक्वल है, तब तक वो क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों उसका बराबर है। तो ये हम लोग देखेंगे आयंस में। आयंस में आपको देखने को मिलेगा क्या, कि दो तरह का आपको चार्जेस देखने को मिलेगा, कभी देखने को मिलेगा पॉजिटिव और कभी देखने को मिलेगा निगेटिव। और जब भी चार्ज दिखा तो आयन है, आयन, जब आयन का बात करेंगे तो आयोनिक कंपाउंड का भी बात करेंगे हम लोग, तो ये आयंस और आयोनिक कंपाउंड भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, यानी कि इंट्रोडक्शन से। ये चैप्टर में आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए होता क्या है ना, कि अपने वाले यहाँ के जो बात रहता है उसको हम लोग कम वैल्यू देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया के लोग कुछ बोलेंगे तो उस पर हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, समझेंगे क्या, उसको हल्के में ले लेंगे। लेकिन वही क्या करेगा, ग्रीक वाला इधर उधर वाला बोलेगा जो साइंटिस्ट, तो उसका लगेगा कि वाह कितना अच्छा बोला है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले वाले जितने भी महर्षि लोग थे वो पूरा का पूरा जो भी बात बोले हैं सब का सब क्या है, एग्जैक्ट है। देखिए फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या बताया गया है कि अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद पोस्टुलेट द थ्योरी ऑफ गो द डिवाइडिंग ऑन द मैटर, यानी कि सबसे पहले क्या बोला गया कि महर्षि कणाद जो थे वो क्या किए, वो मैटर को डिवाइड करके बताए क्या, कि जो मैटर होता है, यानी कि जो सबसे पहले वो मैटर के बारे में बताया कि जो मैटर होता है, यानी कि वो सबसे उसका जो छोटा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, तो परमाणु होता है। क्या होता है, परमाणु होता है। और देखिए इसी बात को घुमा के बस बोल दिया, क्या घुमा के, डेमोक्रेटस से सब घुमा करके बस इसी बात को बोल दिया। तो हम लोग इसके वाले बात को ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन अपने वाले को, महर्षि कणाद को वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन इनका बोला हुआ एग्जैक्ट बात था। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, जैसे वो बताया जाता है कि आपका एक राइस से क्या किया गया, जैसे एक चावल के दाना को वो उतना तोड़े, यानी कि जहां तक फर्दर वो डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका राइस है, ठीक है, अब इसको हाफ पार्ट में किए, फिर इससे भी छोटा किए, और देन मान लीजिए कि एक पॉइंट साइज का हो गया, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो उनका बोलने का मतलब क्या है कि एक जो पूरा राइस है वो मेरा मैटर है कि नहीं। उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, एक लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, परमाणु बोलेंगे। यानी कि उस छोटे पॉइंट को, यानी कि वो उससे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परमाणु बोलेंगे। किसका बोलना था, तो महर्षि कणाद को बोलना था। अब देखिए क्या बोला गया है आपको कि एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, यानी कि वो ग्रीक फिलोसोफर जो थे डेमोक्रेटस, ठीक है, और लुसिपस, ये क्या बोलना चाहते थे कि इसी को बस क्या कर दिए, घुमा के नाम रख दिए एटम्स। जो ये बोल रहे थे परमाणु परमाणु, उसको क्या बोल दिया, घुमा के एटम्स नाम रख दिए। और देखिए इनका वाला वायरल हो गया। फिर क्या लिखा गया है कि लेवसियर जो थे वो क्या कर रहे थे, फाउंडेशन ऑफ द केमिकल साइंस बाय द एस्टेब्लिश ऑफ द टू इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहां से बताया गया आपको क्या, कि ये जो साइंटिस्ट लेवोसियर हैं ये क्या किए, जैसे मान लीजिए किसी चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद हमेशा इन्वेंशन तो जारी रहता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ खोज लिए उसके बाद खोजने का काम बंद हो गया, कुछ ना कुछ हमेशा होते रहता है। तो उस तरह से क्या किया कि लेवेसियर थे वो क्या किए कि केमिकल साइंस, यानी कि कहने का मतलब उनका, अब दो इंपॉर्टेंट लॉ को वो क्या किए, सर्च कर रहे थे। वो लॉ कौन कौन सा है, तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उसमें आपको दोनों लॉ बताया जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपको तो अभी इंट्रोडक्शन में क्या बताएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो रिएक्टेंट के साइड का मास है वही मास क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट के साइड भी रहने वाला है, यानी कि दोनों का दोनों मास क्या होगा, इक्वल होगा। तो बात हम लोग इसमें करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या लिखा गया है कि दिस लॉ इस्टेब्लिश आफ्टर द एक्सपेरिमेंट्स बाय लेवोसियर एंड द जोसेफ पोरस, यानी कि दोनों लोग का एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या हुआ, ये लॉ बना। कौन सा लॉ बना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
यानी कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों लोग का एक्सपेरिमेंट कुछ करने के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सबस्टांसेस गिव्स राइज टू द प्रोडक्ट इज गवर्नेड बाय द सर्टेन लॉ ऑफ कॉल्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को हम लोग रिएक्शन कराते हैं और जो देन उसका प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यानी कि वो जो होता है उसका प्रॉपर्टी क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप किसी चीज का रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक है कि नहीं। कोई भी काम बिना लॉजिक का नहीं होता है, अब बिना लॉजिक का होगा ना तबे ढंगा तरीके से होगा, है कि नहीं। तो इसके पीछे क्या है, लॉजिक है। क्या कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको ये दो लॉ देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको क्या है, फर्स्ट वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये देखिए यहां से आपको बताया गया है क्या कि सबसे पहले आपको लेवोसियर और क्या पोरस दोनों डिस्कवर किए, दो तरह का लॉ था। क्या फर्स्ट में देखेंगे आप यहां पर देखिए, फर्स्ट में क्या लिखा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। फिर सेकंड में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी दो का चर्चा है। देखिए सबसे पहले देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या लिखा गया है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जितने मास रहेंगे रिएक्टेंट के साइड उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट के साइड भी रहने वाला है। फिर क्या बोला गया है, ये वर्ड बहुत फेमस है क्या, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। यानी कि मास ना क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये बात उनका बोलना था। जैसे एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल क्या लिखा गया है कि ए और बी क्या किया, ए और बी यदि रिएक्शन करेगा, देखिए ध्यान देंगे, ए और बी को यदि हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं और ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ए और बी को मिलाकर के जितना मास रहेगा, है कि नहीं, तो उतना ही मास क्या आपको देखने को मिलेगा, ए बी के मास के बराबर देखने को मिलेगा। यानी कि ए और बी का मास इक्वल टू होगा किसके, ए बी के मास के बराबर होगा, है कि नहीं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, लॉ है ये सारा जगह क्या होगा, वैलिड रहेगा, है कि नहीं, ये कभी आपका गलत नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो क्या है, केमिकल इक्वेशन ही गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि सेकंड नंबर क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें भी आपको वही बताया जाएगा कि जब भी आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो फिक्स रेशियो में फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कभी कुछ, है कि नहीं, उस तरीके से नहीं है। क्या है, सबसे पहले लिखा गया है कि लॉ ऑफ केमिकल, यानी कि जब हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकंड वाला पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आपको फर्स्ट में बताया गया क्या, कि इन ए केमिकल रिएक्शन compounds always contain the same elements present in the definite proportion by irrespective of their the sources। जैसे मान लीजिए कि आप वाटर लेंगे तो रिवर का वाटर हो, पॉन्ड का वाटर हो, कहीं का भी वाटर रहेगा तो उसमें आपको जो रेशियो देखने को मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ये है कि नहीं, वो जब भी आप वाटर का बात करेंगे तो रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, कभी ऐसा नहीं कि कभी कुछ रहा। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है कि इसको दिया कौन था, तो लेवोसियर दिए थे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आप देखेंगे क्या, सबसे पहले क्या लिखा गया है, 18 ग्राम ऑफ द H2O, क्या 18 ग्राम ऑफ H2O। जैसे मान लीजिए कि जब 18 ग्राम का बात होगा तो आप H2O का फॉर्मेशन देखिए, H2O का फॉर्मेशन देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना होगा, इसमें से 2 ग्राम, है कि नहीं, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 ग्राम होगा। और यदि दोनों का रेशियो हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आप यदि लीजिएगा तो क्या आएगा, 1:8 का आएगा। अब ये 1:8 आप डाटा कुछ भी हो लेकिन रेशियो मेरा फिक्स रहने वाला है, जब भी आएगा तो 1:8 ही आएगा। वही ये बताना चाह रहा है कि 18 ग्राम यदि आप H2O लेते हैं तो उसमें क्या होगा, 2 ग्राम आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, है कि नहीं। मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वही रेशियो का बात कर रहा है, जब भी रेशियो आएगा तो 1:8 का आएगा। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया कि अब मान लीजिए कि हमको 18 ग्राम का मन नहीं हुआ, कितना का हुआ, 36 ग्राम लिए, अब क्या होगा, उसका डबल हो गया। अरे तो रेशियो तो वही रहने वाला है तो डबल हो जाएगा, क्या होगा, अब जहां पर 2 ग्राम ऑक्सीजन आता था अब यहां पर क्या आएगा, 4 ग्राम ऑक्सीजन आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। फिर जब यहां पर क्या होता था, 16 ग्राम होता था जो ऑक्सीजन, अब यहां पर क्या आएगा, 32 ग्राम आएगा। अब उसका दोनों डबल हो जाएगा, यानी कि टोटल मास डबल है तो रेशियो तो सेम है,
तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर देन उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि वो हाफ कर दिया गया, तो हाफ में भी क्या हो जाएगा, उसका सब दोनों का मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखिए इसमें भी आपको क्या करके दिया है कि 9 ग्राम H2O लिख दिया गया, 9 ग्राम। ऐसे 18 ग्राम होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है आपका 2 ग्राम, ठीक है, और हाइड्रोजन नहीं, देखिए हाइड्रोजन आपका होता है 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, ठीक है। अब यहां से आपको देखने को क्या मिलेगा कि 9 ग्राम हो गया मेरा, इसका हाफ हो गया तो ये कितना होगा, 1 ग्राम हो जाएगा, और ये कितना होगा, 8 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, जैसा होगा वैसा हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या बताया गया था कि 36 ग्राम होगा, तो 36 ग्राम होगा तो इसका डबल हो रहा है तो डबल कर देंगे, ये 4 ग्राम हो जाएगा, और ये जो आपको 16 देखने को मिल रहा है ये 32 ग्राम हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि मेरा रेशियो हमेशा फिक्स रहने वाला है। आप देख लीजिए रेशियो 2 और 16 का करिएगा तो क्या होगा, 2 और 16 को करिएगा 1/8 आएगा। अरे आएगा कि नहीं बताइए। फिर यहाँ 1:8 है तो क्या होगा, 1/8 आएगा। फिर उसके बाद क्या है, 4 और 32 है, तो आप इसका भी करके देख लीजिए। तो 4 और 32 को करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8, सबका सब आ गया 1/8। यानी कि रेशियो आपका कभी भी फिक्स रहने वाला है, रेशियो चेंज नहीं होगा। रेशियो चेंज होगा तो बात बनेगा ही नहीं। तो देखिए सेकेंड ए आपका यही बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जब भी इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां से हम लोग का स्टार्ट होता है क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन्स का क्या थ्योरी था। और देखिए डाल्टन साहब का जो जो बोला गया ना वो सारा का सारा गलत हो गया, लेकिन एक ऐसे साइंटिस्ट थे डाल्टन, यानी कि किसी भी काम में बाज नहीं आते थे, सारा जगह क्या चाहते थे कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है कि नहीं। आप देखे होंगे किसी किसी स्कूल में स्टूडेंट का आदत क्या होता है, उसको पता है कि हमको इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी क्या सोचता है, क्या पता कुछ हो गया तो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मान लीजिए हम भी भर देते हैं, कुछ हो गया तो उसी तरह से इनका क्या था कि सारा चीज में पार्टिसिपेट तो करते थे, भले बाद में जो देखा जाएगा गलत होगा सही होगा वो बाद में देखा जाएगा, तो सारे जगह पार्टिसिपेट करते थे। कौन, डाल्टन्स। देखिए सबसे पहले क्या इनका लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार क्या बोला गया कि ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट ए कंपाउंड मिक्सचर कंपोज द स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी कि बोलने का मतलब इनका क्या है कि जितने भी एटम हैं, ठीक है, उसी से सारा का सारा फॉर्मेशन होता है। किस किस चीज का, आपको बताया गया कि मैटर का, कंपाउंड का, मिक्सचर का। यानी कि कहने का मतलब क्या कि किसी चीज का फॉर्मेशन होता है तो जो उसका सबसे छोटा वाला पार्ट है वो क्या है, एटम। एटम को ही कंबाइन कर करके हम लोग मैटर को बनाते हैं, यानी कि बड़े पार्ट को बनाते हैं, है कि नहीं। इसलिए आप लोग को भी क्या बोला जाता है कि आपको हमेशा क्या करना है, लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के करना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन रूटीन बना ली कि 16 घंटा पढ़ेंगे, पता चला कि 2 घंटा में क्या कर रहे हैं, छोड़ छाड़ दिए। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 2-2 घंटे का आपको रूटीन करना है, और उसमें आपको हो सकता है 30 मिनट एक दिन इंक्रीज करेंगे, अगले दिन फिर 30 मिनट करेंगे, और इस तरीके से आप हो सकता है कि 6 आवर 7 आवर का आपको टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। यहां से देखिए आपको 6 पोस्टुलेट में क्या बताया गया। फर्स्ट वाले में देखेंगे, फर्स्ट वाला बोला गया है क्या कि जितने भी मैटर हैं वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है वो किस पार्टिकल में, तो टेनी पार्टिकल, यानी कि जब से सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होगा तो एटम होगा। यानी कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर हैं उनके छोटे पार्टिकल से बने रहते हैं, उसको हम लोग एटम्स बोलते हैं। और इसमें एक लाइन और आप ऐड कर सकते हैं क्या, को पार्टिसिपेट करता है किसमें, तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और फिर देन उसके बाद देखिए फर्स्ट वाले के बाद सेकंड में क्या लिखा गया है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स क्या है, आपको दिखेगा नहीं, एटम्स इतना छोटा होगा, मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, नेक्ड आई से नहीं दिखेगा, उसके लिए माइक्रोस्कोप पावरफुल वाला यूज करना पड़ेगा तब दिखेगा, है कि नहीं। फिर क्या बोला गया है कि विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो एटम है ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, तो होता क्या है, बस उसका अरेंजमेंट होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ अरेंज होता है, बाकी उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ना वो बर्बाद होता है ना आबाद होता है, जितना है उतना ही रहेगा, बस उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि सेम टाइप का एटम रहेगा, है कि नहीं, सेम टाइप का एटम रहेगा तो उसमें कुछ चीजें सेम रहेगा, क्या, उसका मास भी सेम रहेगा और उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा। एक किसका बोलना था, डाल्टन्स का बोलना था। कौन सा नंबर,
थर्ड नंबर में डाल्टन्स बोले थे क्या कि यदि सेम टाइप का एलिमेंट रहा तो उसका मास नंबर भी सेम होगा और उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होने वाला है कि नहीं, कि मास और केमिकल प्रॉपर्टी उसका सेम होगा जब एलिमेंट सेम होगा। लेकिन ये बात में सब बात क्या हो जाएगा, बाद में आपका गलत होने वाला है। देखिए फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यदि एटम क्या रहा, डिफरेंट एलिमेंट का रहा, तब तो फिर सब चीज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि उसका मास भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा और उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगा। देखिए थर्ड में बोल दिए क्या कि यदि सेम टाइप का रहा तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। फोर्थ में क्या बोले कि यदि डिफरेंट टाइप का रहा तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। देन देखिए फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए इनका बोलना क्या था ना कि जब भी एटम कंबाइन होते हैं ना, एक होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं, ऐसा नहीं कि डिसिमल में है, फ्रैक्शन में है, नहीं। कैसे होगा, जब भी होगा तो आपको मान लीजिए कि 2:1 हो रहा है, 2:3 हो रहा है, इस तरीके के होल नंबर के रेशियो में होगा। अब ऐसा नहीं क्या कि 2:3.5 है कि नहीं, 1:4.5, ऐसा रेशियो में कभी कंबाइन नहीं होगा। जब भी होगा तो होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होगा, है कि नहीं। तो ये आपका बोला गया फिफ्थ पॉइंट में। और देन देखिए लास्ट पॉइंट जो है सिक्स्थ पॉइंट, उसमें क्या बोला गया है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड्स, यानी कि जो इसका रिलेटिव नंबर, और कहने का मतलब क्या है, जो इसका रेशियो है ना वो हमेशा फिक्स रहेगा। जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो जो एटम का रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये 6 पॉइंट में बोला गया था। देन देखेंगे अब ये आपका क्या था, पोस्टुलेट था। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए क्या क्या है। फर्स्ट में बोला गया है क्या कि जितने भी मैटर रहेंगे, ठीक है, मैटर का फॉर्मेशन क्या होगा, तो टाइनी पार्टिकल से होगा, एटम से, यानी कि जो टाइनी पार्टिकल होगा सबसे छोटा वाला क्या होगा, एटम होगा, यानी कि मैटर का फॉर्मेशन एटम से होगा। और एटम जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो सेकंड पॉइंट मेरा क्या बोल रहा है, को ना क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, तो फिर होता क्या है, अरेंजमेंट बस उसका होता है। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया कि सेम टाइप का यदि एलिमेंट रहा, सेम टाइप का एटम रहा, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी और मास भी क्या होगा, सेम होगा। फोर्थ नंबर में क्या बताया गया आपको कि यदि एटम्स जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप का है, तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और देन उसके बाद देखिए फिफ्थ में क्या बताया गया कि एटम कंबाइन इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो, यानी कि एटम जब भी कंबाइन होगा तो होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होगा। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में, डिसिमल में कंबाइन हो रहा है, जब भी होगा तो ऐसे होगा, मान लीजिए 2:1, 3:2, इस तरह के रेशियो में क्या होगा, कंबाइन होगा, होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होगा। देन उसके बाद 6 में क्या लिखा गया कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, यानी कि जो उसका रिलेटिव नंबर है, यानी कि जो उसका रेशियो है वो फिक्स रहेगा। जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो रेशियो कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब यहां आता है उसका क्या क्या लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है कि नहीं। अब सब चीज पढ़ लिए, अब क्या पता चलेगा कि जो जो पढ़े सब गलत हो गया, ये तो बेकार हो गया ना। लेकिन क्या करिएगा, केमिस्ट्री का यही है। देखिए सबसे पहले क्या है कि लिमिटेशन उसका क्या रह गया, ड्रॉबैक क्या हुआ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। तो देखिए फर्स्ट में आप क्या पढ़े थे कि जब भी मैटर का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एटम से होता है, और एटम सबसे छोटा वाला है, एटम फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन उनका बोला हुआ ज्यादा दिन तक नहीं चला। क्या लिखा हुआ है कि एटम्स इज नो लॉन्गर कंसीडर एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मासेज, यानी कि एटम को बहुत लंबे टाइम तक कंसीडर नहीं किया गया क्या, उसको छोटे वाले इंडिविजुअल पार्टिकल्स में। यानी कि देखिए हुआ क्या ना कि एटम्स भी फर्दर डिवाइड होने लगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहने का मतलब क्या कि जो एटम्स को हम लोग मान के रखे थे ना कि ये सबसे छोटा है, नहीं, उससे भी छोटा होने लगा, उससे भी डिवाइड होने लगा। तो ये हम लोग के लिए क्या हो गया, डाल्टन्स का ड्रॉबैक हो गया, फर्स्ट पॉइंट गलत हो गया। सेकंड क्या लिखा हुआ है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेज। अब देखिए फिर यहां भी बात फंस गया क्या कि जो सेम टाइप का एटम्स रहेगा ना उसका भी मास डिफरेंट हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं उसको, आइसोटॉप। यानी कि सेम है, कार्बन ही है, लेकिन बदलता हुआ कार्बन है। कभी आपको उसको मास 12 देखने को मिलेगा, कभी 13, कभी 14, है कि नहीं। तो सेम टाइप का तो एलिमेंट है लेकिन उसका मास क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है
कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में हैव द सेम मासेस। सब उल्टा हो जा रहा है क्या? उनका बोलना हुआ था क्या कि जैसे डिफरेंट टाइप्स का यदि एलिमेंट रहा, एटम्स रहा, तो उसका क्या होगा, मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। लेकिन यहां बात चेंज हो गया क्या, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यदि डिफरेंट एलिमेंट का भी एटम है उसका भी हम लोग को देखने को मिल सकता है क्या, कि मास सेम है। उसको क्या बोलते हैं, कि एलिमेंट दूसरा हो लेकिन मास सेम हो, उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। देखिए आपको यहां पर साइड में लिखा गया है क्या, कि आइसोबार का एग्जांपल आपका क्या क्या है। जैसे आर्गन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18 होता है, लेकिन मास नंबर आप देखेंगे कि 14 होता है। फिर यहां से आप देखिए इसका कैल्शियम का क्या है, यहां पर एटॉमिक नंबर 20 है, फिर लेकिन मास नंबर 40 है। अरे ये तो दोनों क्या हो गया, अलग अलग एलिमेंट हो गया, तो फिर मास कैसे मैच कर गया? तब तो ये क्या हो गया, डाल्टन्स का बोला हुआ गलत हो गया। यहां से क्या हो गया कि ड्रॉबैक मिला हम लोग को, कि डिफरेंट टाइप का एलिमेंट होने के बावजूद भी क्या हो सकता है, मास उसका सेम हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार बोलते हैं, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, सबस्टांस मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ एटम्स मेनी हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब बोल क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई सबस्टांस को हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सेम काइंड का रहेगा लेकिन उसका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकता है। कैसे? आपको देखने को क्या मिलेगा कि जैसे कार्बन ही है, कार्बन से ही डायमंड बनता है और ग्रेफाइट बनता है कि नहीं। यानी कि देखिए जो ज्यादा तपता है, यानी कि टेम्परेचर को जो ज्यादा झेलता है वो डायमंड बन जाता है, और जो क्या करेगा, तुरंत उब जाएगा, वो क्या रह जाएगा, कोयला रह जाएगा, ग्रेफाइट रह जाएगा। तो ये सब क्या है, यानी कि ये क्या है, दोनों कार्बन का ही क्या है, अब कार्बन एटम से ही तो दोनों बना है, उसी का टाइप्स है, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। तो बोला क्या गया कि सेम टाइप का रहेगा लेकिन उसका प्रॉपर्टी जो होगा डिफरेंट होगा। ये बोले थे क्या कि सेम टाइप का रहेगा तो उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी यहां से ड्रॉबैक हुआ और ये इस तरीके से एक गलत हो गया, है कि नहीं। तो ये आपका था डाल्टन्स का ड्रॉबैक, यानी कि शुरू में हम लोग इसका पोस्टुलेट पढ़ लिए, फिर उनका लिमिटेशन भी देख लिए, क्या उनका दायरा है कि नहीं। तो यहां से लिमिटेशन हुआ, यानी कि जितना भी वो बात बोले थे उसमें सब में क्या लग गया, क्रॉस साइन लग गया, है कि नहीं। ठीक है, इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।